चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, तो आज बेटा हमें पढ़ना है ऑडिट के रिगार्डिंग बाकी के जो हमारे सिचुएशंस थे वो सेक्शन 139 तो मैं पढ़ा चुका था आपको। अब जरा इधर देखो क्या लिखा हुआ है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन क्या बेटा, रिटायरिंग ऑडिटर बाय स्पेशल नोटिस अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 4। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हम ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं किसके अलावा, रिटायरिंग डायरेक्टर के अलावा। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे। कहते हैं स्पेशल नोटिस शेल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम मेंबर प्रपोजिंग टू, क्या लिखा है, मूव अ रेजोल्यूशन एट द नेक्स्ट एजीएम टू अपॉइंट अ पर्सन अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर टू और टू प्रोवाइड दैट द रिटायरिंग ऑडिटर शेल नॉट बी रीअपॉइंटेड। ठीक है, यानी कि जनरली बेटा यहाँ पर हम एक स्पेशल नोटिस इशू कर रहे हैं। क्या इशू कर रहे हैं बेटा, किसकी अपॉइंटमेंट को लेके बेटा। अरे स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड फ्रॉम किससे आ रहा है, मेंबर से, जो कि ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रपोज करने का एक रेजोल्यूशन अगली जो भी एजीएम होगा कि जिस व्यक्ति को हमें अपॉइंट करना है एज ए ऑडिटर अदर देन ऑफ कोर्स कौन, या फिर हम बोल रहे हैं द रिटायरिंग डायरेक्टर नॉट बी रिअपॉइंटेड। मतलब सिंपल सी बात है, आपको ना क्या करना सुनो। मेंबर चाह रहे हैं कि रिटायरिंग डायरेक्टर क्या ना हो, रीअपॉइंट ना हो, उसके प्लेस में किसी और व्यक्ति को हम क्या चाह रहे हैं, अपॉइंट करना। तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, याद है आपने जनरल मीटिंग पढ़ा था, तो वहां पर आपने 115 सेक्शन पढ़ा था, तो उसमें भी आप क्या दे रहे थे बेटा, वही प्रोसीजर है। ठीक है, तो कहते हैं सच स्पेशल नोटिस शेल नॉट बी रिक्वायर्ड इन केस वेयर रिटायरिंग डायरेक्टर, सॉरी रिटायरिंग ऑडिटर हैज कंप्लीटेड अ consecutive tenure। ऑफ कोर्स जब आपका टेन्योर ही कंप्लीट हो गया है तो फिर आप क्या स्पेशल नोटिस की फिर वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है। एज द केस में बी 10 ईयर एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 139 फॉलोइंग। तो बेटा ये कह रहा है कि अगर वो रिटायर्ड ही हो गया है, उसने अपना टेन्योर क्या कर लिया बेटा, कंप्लीट ही कर लिया, तो उसका रिमूवल तो होगा नहीं। फिर तो कंपनी खुद प्रपोज करेगी क्या बेटा, न्यू ऑडिटर्स को। तो उसमें फिर आपको वोटिंग करना है, तो उस केस में स्पेशल नोटिस की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब स्पेशल नोटिस में क्या क्या रेलेवेंट चीजें हो सकती हैं। पहला, कंपनी ऑन रिसिप्ट ऑफ सब स्पेशल नोटिस और रिमूविंग ऑडिटर, क्या कह रहा है बेटा, शुड फॉरविद सेंड अ कॉपी द सेम टू द रिटायरिंग ऑडिटर। मतलब जैसे कंपनी ने रेजोल्यूशन रिसीव किया, तो उसकी एक कॉपी आप किसको भेजोगे, रिटायरिंग डायरेक्टर को। भैया आपको रिमूव करने के रिगार्डिंग रिक्वेस्ट आई है किसकी, मेंबर्स की। इफ ऑडिटर मेक रिप्रेजेंटेशन, अगर वो अपनी रिप्रेजेंटेशन देता है राइटिंग में तो कंपनी को, एंड रिक्वेस्ट फॉर इट्स नोटिफिकेशन किसको दे दो, यानी कि सुनो, ऑडिटर अपना जस्टिफिकेशन देगा और कंपनी बेटा अपनी जो जस्टिफिकेशन ऑडिटर से मिली है वो किसको दे देगी बेटा, मेंबर की नोटिस में लिएगी। ठीक है, ओके। स्टेट द फैक्ट, ऑब्वियसली बात है, रिप्रेजेंटेशन इन एनी नोटिस ऑन द रेजोल्यूशन, जो भी फैक्ट्स वगैरह है वो आप उसमें मेंशन कर दोगे। पहला। दूसरा, सेंड अ कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन किसको बेटा, मेंबर्स को, टू हुम, जिन्होंने नोटिस दिया था बेटा मीटिंग में, वेदर बिफोर और आफ्टर द रिसिप्ट और रिप्रेजेंटेशन बाय द कंपनी। कहते हैं इफ कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नॉट सेंड, कॉपी शुड नॉट बी सॉरी शुड बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। ठीक है, तो फिर आप आरओसी को फाइल कर दोगे। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, कंपनी। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन देगा ऑडिटर। तीसरा, सच रिप्रेजेंटेशन शुड बी रीजनेबल लेंथ एंड नॉट टू लॉन्ग, मतलब एक रीजनेबल लेंथ में होना चाहिए, बहुत लंबा ना हो। कहते हैं फॉर सर्कुलेशन टू मेंबर इट शुड नॉट बी क्या बेटा, रिसीव बाय कंपनी टू लेट। ऑफ कोर्स कंपनी के पास लेट आएगा तो फिर मेंबर को कहाँ से मिलेगा, तो इसलिए ऑन टाइम आ जाना चाहिए। ऑडिटर में रिक्वायर्ड द कंपनी टू रीड आउट क्या बेटा, रिप्रेजेंटेशन को रीड आउट करे कहाँ पे, मीटिंग में। इफ इट इज नॉट सो नोटिफाइड द मेंबर बिकॉज इट टू लेट बिकॉज ऑफ कंपनीज डिफॉल्ट। यानी कि सर बेसिकली क्या है, ये तो बहुत लेट आया, क्या तो कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, तो उसको नोटिफाई मेंबर को नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्या लिखा, इफ provided that if the tribunal satisfy an application either by the company or any other aggrieved person, the right confined by the subsection are being abused by auditor, then the copy of representation may not be sent or representation need not to be read out in the meeting। मतलब आपको लग रहा है कि अगर ऑडिटर ने अपनी पोजीशन को अब्यूज किया है, अब्यूज मतलब गलत इस्तेमाल किया अपनी पोजीशन का, तो उस केस में मेरा रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है और ना ही रिप्रेजेंटेशन मीटिंग में रीड आउट करने की जरूरत है। समझे का, क्या लिखा हुआ है, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल, मतलब ट्रिब्यूनल के पास भी पावर है। क्या पावर है भैया, देखो तो एनसीएलटी आइदर, क्या लिखा हुआ है, कैन डायरेक्ट कंपनी टू चेंज ऑडिटर, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि ऑडिटर ऑफ कंपनी चाहे वो डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली एक्ट कर रहा है क्या बेटा,
फ्रॉडलेंट मैनर में, या फिर अबेटेड, या फिर कल्यूडेड इन एनी फ्रॉड बाय और इन रिलेशन टू कंपनी, या फिर उसके डायरेक्टर या ऑफिसर के साथ मिलकर अगर फ्रॉड में सम्मिलित है, तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है बेटा, कंपनी को डायरेक्ट करेगा कि ऑडिटर को क्या करो, चेंज करो। यहाँ पे तीन सिचुएशंस है। कितने सिचुएशन है, सो खुद ही, या फिर एप्लीकेशन मिली है किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, या एनी कंसर्न पर्सन ने एप्लीकेशन दिया है, तो इन तीन केसेस में एनसीएलटी के पास पावर है कि वो ऑडिटर को रिमूव कर सकती है। कहते हैं इन द केस ऑफ एप्लीकेशन बीइंग मेड बाय किसके द्वारा बेटा, कहते हैं एनसीएलटी बीइंग सेटिस्फाई द चेंज ऑफ ऑडिटर रिक्वायरमेंट्स विद इन 15 days रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन मेक एन ऑर्डर टू ऑडिटर शेल नॉट बी फंक्शन एज ऑडिटर इन द कंपनी। मतलब सीजी ने दिया तो 15 days के अंदर अंदर आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट अनदर ऑडिटर इन हिज प्लेस, और सीजी के पास पावर है वो किसी और व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है उसके प्लेस में। दिस विल हैपन ओनली व्हेन, क्या लिखा बेटा, एप्लीकेशन इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट बाय एनी अदर। ऑफ कोर्स ये तभी होगा, ये वाला केस सिर्फ कब अप्लीकेबल होगा बेटा, जब सीजी ने एप्लीकेशन दिया, अदर केसेस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। बोलो, वेयर द ऑडिटर वेदर इंडिविजुअल है या फिर फर्म है, अगेंस्ट जिसके बेटा फाइनल ऑर्डर आया है, और ऑफशोर मेंशन्ड पास बाय द किसके द्वारा, इन दिस सेक्शन ही शैल नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड इन ऑडिटर ऑफ एनी कंपनी, कितने साल के लिए, यानी कि क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, एनी कंपनी, मतलब किसी भी कंपनी में आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग सच ऑर्डर, मतलब 5 साल तक आप डिवर्ट हो गए, क्या होगा बेटा, डिवर्ट हो गए, ठीक है। फर्दर ऑडिटर शेल ऑल्सो लायबल फॉर द एक्शन अंडर सेक्शन 447 ऑफ द एक्ट विच प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। मतलब प्लीज मुझे ना नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना कि मुझे सेक्शन 447 कराना है, ठीक है, मुझे याद दो, मैं अगर भूल जाऊँ तो मुझे याद दिलाना है, क्योंकि मुझे सेक्शन 447 अलग से कराना है आपको, ठीक है। ओके, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इट हैज बीन क्लैरिफाइड बाय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन दैट इन केस ऑफ फर्म इज अपॉइंटेड बाय firm appointed as an auditor of the company, the liability shall be of the firm and every partner or partners who acted in fraudulent manner। मतलब फर्म भी लाइबल होगी, और उसमें जितने पार्टनर या पार्टनर्स हैं वो भी लाइबल होंगे उस फ्रॉड के लिए जो उन्होंने एग्जीक्यूट किया है, और ऑफ कोर्स नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट इन एनी, या अपॉइंट किसी भी कंपनी में 5 साल तक अपॉइंट नहीं हो सकते। समझ में आया। इंडिविजुअल है तो वही लाइबल होगा, फर्म है तो फर्म भी लाइबल होगी, पार्टनर्स भी लाइबल होंगे, और डिबार्टेशन भी होगा कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, समझे, समझ में आएगी नहीं है? आगे क्या लिखा हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑडिटर अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 एंड रूल, क्या पढ़ेंगे मैडम, देखो, कहते हैं ऑडिटर जो अपॉइंट हुआ था सेक्शन 139 में, है ना, एक्ट में बी रिमूव्ड फ्रॉम द हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर। बेटा बेसिकली ऑडिटर का टेन्योर कितने टर्म का होता है, अगर इंडिविजुअल है तो 1 टर्म 5 साल का, और अगर फर्म है तो 2 टर्म, मतलब 10 साल के हो गए, 5 साल का एक टर्म होता है बेसिकली, ठीक है। और इसको रिमूव करने का अधिकार है सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन से, किससे बेटा, of the company after obtaining prior approval of central government in that behalf in manner of prescribed rule 7। ठीक है, मतलब सुन, पहले सीजी का अप्रूवल लोगे, फिर क्या करोगे, एसआर पास करो, एसआर पास करने के बाद आप ऑडिटर को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। रूल 7 क्या कहते हैं, ऑडिटर जो अपॉइंट हुआ था सेक्शन 139 में मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर। आप सुनो क्या लिखा है, ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल किसका बेटा, उसके लिए आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, ADT 2 विद इन 30 days फ्रॉम द रेजोल्यूशन पास इन बोर्ड, मतलब बोर्ड ने पहले रेजोल्यूशन पास किया, तो जिस दिन बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास किया उसके बाद आपको सीजी का अप्रूवल लेना है, किसका अप्रूवल लेना है, सीजी का जब अप्रूवल ले लोगे उसके बाद आपको जनरल मीटिंग करके एसआर पास करवाना है, तब जाके ऑडिटर की क्या होगी बेटा, रिमूवल। समझ में आई नहीं, पक्का। अभी तक हम ADT 1 पढ़ चुके हैं, जहां पर हम आरओसी को इंटीमेशन करते हैं रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ADT 2 ये हो गया बेटा, जहां पर हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिमूव करने के लिए, कैसे बेटा, ऑडिटर को। और एक ADT 3 में मैंने आपको बताया था कि आरओसी को फर्दर इंटीमेशन जाती है इन केस ऑफ रेजिग्नेशन या फिर रिमूवल ऑफ ऑडिटर, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, अ कंपनी शेल होल्ड, क्या, विद इन कितने दिन के अंदर, 60 दिन, जिस दिन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या मिल गया बेटा, नोटिस मिल गया है, जो अप्रूवल आ चुका है, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या पास कराना है, तो ऑडिटर कंसर्न शेल गिव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, ऑफ कोर्स उसको भी आप अधिकार दोगे कि उसको भी सुना जाएगा, उसकी बात भी रखी जाएगी, ऐसा नहीं बिना बात रखे उसको निकाल दोगे। समझ में आएगी नहीं? तो ये सेक्शन 140 बेसिकली डील कर रहा है किसके साथ बेटा, रिमूवल के साथ, किसके साथ, एंड साथ के साथ रेजिग्नेशन। तो रिमूवल बेटा ऑब्वियस सी बात है कब होगा, बिफोर टेन्योर, और कौन करेगा, ऑडिटर खुद नहीं बेटा, कौन, कंपनी, या फिर एनसीएलटी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट,
रिक्वेस्ट करेगी किसको? एनसीएलटी को या एनी अदर पर्सन जो भी कंसर्न है, इंटरेस्टेड है वो। समझे? अब आता है क्या ऑडिटर रेजिग्नेशन फाइल कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है सर। देखो, ऑडिटर हु हैज रिजाइन फ्रॉम द कंपनी फाइल कौन सा फॉर्म? इंडिकेटिंग द रीजन एंड अदर फैक्ट्स एज मे बी रेलेवेंट इन दिस रिगार्ड ऑफ रेजिग्नेशन। मतलब आप आरओसी को इंटीमेट करोगे, क्या फॉर्म फाइल करेंगे मैडम? कि हम इस कंपनी से क्या कर रहे हैं? रिजाइन कर रहे हैं। इन केस ऑफ गवर्नमेंट अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, तो ये कितने के अंदर फाइल होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन फाइल सच स्टेटमेंट टू द कंपनी एंड आरओसी दोनों को। ठीक है, अगर गवर्नमेंट कंपनी के केस है तो क्या लिखा हुआ है, ध्यान सुनना। कहते हैं जो कंट्रोलर गवर्नमेंट कंपनी है, बट ऑडिटर शेल विद इन कितने दिन के अंदर फ्रॉम द रेजिग्नेशन फाइल करेगा स्टेटमेंट किसको? आरओसी को, एंड ऑल्सो फाइल टू सीएनएजी को। ठीक है, ऊपर क्या था बेटा? ऊपर बेसिकली किसको फाइल करते हैं? स्टेटमेंट कंपनी को और आरओसी को। और यहाँ पर एक क्या गया बेटा आपका? रजिस्ट्रार के साथ साथ सीएजी को भी आपको फाइल करना पड़ेगा। समझे? और ऑफ कोर्स कंपनी को। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी में एक एक्स्ट्रा आ गया कौन बेटा? सीएजी। कहते हैं इफ ऑडिटर डज नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 ही और इट शैल बी लायबल फॉर द पेनल्टी। अगर उसने एडीटी 3 फाइल नहीं करा तो उसको पेनल्टी लगेगी कितना बेटा? 50,000 रुपए। और जो भी उसने रेमुनरेशन लिया है वो विच एवर इज लेस, ये पेनल्टी आपको पे करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये हो गया बेटा सेक्शन 140, जो कि क्या बात कर रहा है? रिमूवल की और रेजिग्नेशन। कितने केस हो गए यहाँ पे हमारे पास? 3 केस हो गए ना? इधर देखो, एक छोटा छोटा चार्ट बना देता हूँ ताकि चीजें क्लियर रहे यहाँ पे। देखो, टॉपिक है रिमूवल और रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। ठीक है, रिमूवल करना क्या करा है बेटा? अच्छा, केस नंबर 1 देखिए। सेक्शन कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन। केस 1 क्या रहा है कि मेंबर है, मेंबर ऑफ कंपनी। कौन बेटा? फाइल करेंगे स्पेशल नोटिस। क्या फाइल करेंगे? किसको? कंपनी को। किसको बेटा? कंपनी को। ठीक है। अच्छा, जो स्पेशल नोटिस हम दे रहे हैं ये किसके रिगार्डिंग दे रहे हैं? रिमूवल ऑफ करंट ऑडिटर, है ना, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ अदर ऑडिटर। अदर, जो भी इन्होंने नाम सजेस्ट किया होगा उस व्यक्ति को अपॉइंट करने के लिए और इस व्यक्ति को क्या करने के लिए? रिमूव करने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? बोलो। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, जब आप ये नोटिस दे रहे हो तो ऑफ कोर्स इसमें रीजन भी बताओगे ना, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? हाँ, बोलो। तो फर्स्ट आपने स्पेशल नोटिस दे दिया कंपनी को। कंपनी क्या करती है भैया? कंपनी का क्या काम है? कंपनी सेकंड सिचुएशन में क्या करेगी? ऑडिटर को कम्युनिकेट कर देगी ये करो। क्या करेगी बेटा? कम्युनिकेट। ठीक है, सच नोटिस। नोटिस बोल देता हूँ, ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो सेकंड सिचुएशन में कंपनी ने क्या करा बेटा? कम्युनिकेट कर दिया नोटिस किसको? अब भैया ऑडिटर जिसको हम निकाल रहे हैं दैट इज रिटायरिंग ऑडिटर एक तरीके से। अच्छा, ये निकाल कब रहे हो? बिफोर एक्सपायरी ऑफ टेन्योर। याद रखना, ये आफ्टर कंप्लीशन नहीं हो रहा है। कब हो रहा है? बिफोर एक्सपायरी ऑफ टेन्योर। ठीक है। अच्छा, ऑडिटर को पॉइंट नंबर 3 में रिप्रेजेंटेशन देना है। क्या देना है? रिप्रेजेंटेशन तो किसको देगा ये? ऑफ कोर्स। हाँ, और कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको कम्युनिकेट कर देगी किसे? कम्युनिकेट टू मेंबर्स को। किसको कम्युनिकेट कर देगी? मेंबर्स को। ठीक है। अच्छा, कम्युनिकेट करने का तरीका क्या है बेटा? जब जनरल मीटिंग होगा तो वहां पर आप इस रिप्रेजेंटेशन को क्या कर देंगे बेटा? रीड कर देंगे। क्या कर देंगे? रीड कर देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बेसिक सिचुएशंस है, बाकी आपने बुक्स में पढ़ लिया है सारा कुछ। ठीक है। अच्छा, ये कम्युनिकेट करने की कब हमें जरूरत नहीं है?
अभी पढ़ा था ना आपने। व्हेन रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर नहीं किया जाएगा और ना ही रिप्रेजेंटेशन आपकी रीड आउट करी जाएगी। यस। ठीक है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बड़ा किस में इन्वॉल्व है, और उसमें ऑर्डर किसका है, एनसीएलटी का। ठीक है, तो उस केस में जरूरत नहीं। केस नंबर 1 समझ में आ गया। अच्छा, केस नंबर 2। सुनो, यहाँ पे 3 अथॉरिटी थी। एक कौन बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और पर्सन कंसर्न कौन बेटा, पर्सन कंसर्न। ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। और ये कौन है, एनसीएलटी। तो यार 3 सिचुएशन थे बेटा कि सीजी ने एप्लीकेशन दिया किसको, क्यों दिया एप्लीकेशन, रिमूवल या रिमूव करने के लिए ऑडिटर को। किसको रिमूव करने के लिए, या फिर जो पर्सन कंसर्न है उसने एप्लीकेशन दिया किसको, एनसीएलटी को। एप्लीकेशन फॉर व्हाट, ऑफ कोर्स रिमूविंग ऑडिटर। रिमूविंग कौन बेटा, ऑडिटर। या फिर एनसीएलटी सो मोटो। कैसे बेटा, एनसीएलटी सो मोटो क्या करेगी बेटा, ऑर्डर पास कर सकती है टू रिमूव ऑडिटर। ऑडिटर को रिमूव करने का क्या कर सकते हैं बेटा, ये ऑर्डर पास कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। हाँ, बट यहाँ पर एक सिचुएशन था। इस वाले केस में एप्लीकेशन किसने फाइल करी है, सीजी ने। तो एनसीएलटी केस, इसको हम सीजी वाले केस ले लेते हैं, इस वाले केस में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, विद इन 15 डेज क्या पास करेगा, ऑर्डर। विद इन 15 डेज क्या पास होगा बेटा, ऑर्डर। एंड यहीं पे सीजी अपॉइंट करेगी दूसरे ऑडिटर को, अपॉइंट अदर ऑडिटर। ठीक है, इसके प्लेस में ये सेंट्रल गवर्नमेंट। तो विद इन कितने दिन के अंदर फैसला आ जाना चाहिए बेटा, 15 दिन। और उसके बाद बेटा आप क्या करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट नए ऑडिटर को अपॉइंट करेगी। ठीक है। अच्छा, जिस व्यक्ति को एनसीएलटी ने रिमूव कर दिया है, एनसीएलटी ने, ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहाँ पर केस एक ही है, फ्रॉडलेंट काम कर रहे हो आप, है ना। तो सर चाहे इंडिविजुअल हो या फिर फर्म हो, जिसको रिमूव किसने किया है, रिमूव बाय एनसीएलटी, तो भैया आप एक तरह से डीबार्ड हो गए हो। क्या हो गए हो, डीबार्ड हो गए हो। सीज टू बी ऑडिटर इन एनी कंपनी बेटा। कौन सी कंपनी में, फॉर कितने साल के लिए, 5 साल के लिए आप क्या हो गए बेटा, डिवार्ड हो गए, सीज टू बी ऑडिटर। समझ में आया पक्का। अच्छा, केस नंबर 3। अगेन ये नोट्स में सिर्फ स्पेसिफिक बता रहा हूँ, बाकी कुछ चीजें इसमें बुक से आपको रीड करनी पड़ेंगी। ठीक है। अच्छा, एक ऑप्शन है ऑडिटर के पास, किसके पास, क्या ऑप्शन है, ये कंपनी में से रेजिग्नेशन फाइल कर सकता है। क्या फाइल कर सकता है, रेजिग्नेशन फाइल कर सकता है, और जो भी रीजन होगा वो मेंशन करेगा। हाँ, जो भी रीजन होगा क्या करेगा बेटा, मेंशन करेगा। हाँ, यस। तो आपने सबसे पहले क्या करा, और अपना रीजन बता दिया, जो भी आपका रीजन था, और उसके बाद आप इंटीमेट कर दोगे किसको, और उसी को फाइल करोगे कौन सा फॉर्म, ADT 3। कौन सा फॉर्म बेटा, कितने दिन के अंदर फाइल होता है, विद इन 30 डेज। हाँ जी। अच्छा, अगर अच्छा ये सिर्फ आरओसी को करोगे, कंपनी को बताओगे, कंपनी को भी इंटीमेट करोगे, है ना। इसकी इंटीमेशन आप कंपनी को भी दोगे कि आपने रेजिग्नेशन फाइल कर दिया है। ठीक है। और गवर्नमेंट कंपनी के केस में एक्स्ट्रा क्या है, अच्छा,
एक और केस था हमारे पास। कौन सा था वो? ये वाला। रिमूवल वाला रह गया शायद, एक और केस है ना। ये तो स्पेशल नोटिस वाला हो गया, या एनसीएलटी वाला। कंपनी भी तो रिमूव कर सकती है, तो केस 4 भी आ जाएगा शायद। केस 4 भी आ जाएगा, हाँ। कितने केस थे? स्पेशल नोटिस वाला, एनसीएलटी वाला, और रेजिग्नेशन, और एक कंपनी खुद कर रही है बेटा रिमूव किसको? केस 4। ठीक है। अब देखो, कंपनी कैन ऑल्सो रिमूव किसे बेटा? ऑडिटर को। किसको रिमूव कर सकती हैं? ऑडिटर को, बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म। बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म, ठीक है। एक्सपायरी ऑफ टर्म से पहले आप ऑडिटर को क्या कर सकते हो? रिमूव कर सकते हो। बस उसका स्टेप 1 फॉलो करना पड़ेगा आपको। पहले आप क्या करोगे? बोर्ड मीटिंग। क्या करोगे? और पास करोगे क्या? बीआर, है ना। स्टेप नंबर 2, फिर आप करोगे बेटा फाइल फॉर्म ADT 2। क्या फाइल करोगे? 2 किसको? सीजी को। किसको बेटा? क्यों फाइल करो सीजी को? दैट इज आप ऑब्टेन कर रहे हो अप्रूवल। क्या ऑब्टेन कर रहे हो? अप्रूवल फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर। क्या बेटा? तो ऑडिटर को निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए आप सीजी की परमिशन ले रहे हो, कौन सा फॉर्म फाइल करके? अब सपोज आपको ADT 2 में अप्रूवल मिल गया। क्या मिल गया? अप्रूवल मिल गया, तो उसके बाद क्या करोगे? यानी कि आप हेल्ड करोगे जनरल मीटिंग। कितने दिन के अंदर? विद इन 60 days फ्रॉम अप्रूवल। अप्रूवल फ्रॉम सीजी, मतलब जिस दिन आपको सीजी से अप्रूवल आया, वहां से 60 दिन के अंदर आप जनरल मीटिंग हेल्ड करोगे। बोलो बच्चों। हाँ, और इस जनरल मीटिंग में फिर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? पास करोगे आप स्पेशल रेजोल्यूशन। तो जैसे आपने करा, ऑडिटर क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। समझ में आया? तो एक अच्छा खासा प्रोसेस है बेटा ऑडिटर को निकालने का। ठीक है, देखो। अच्छी का है ना, लाइक सब किसी को रिकॉर्डिंग लेक्चर नहीं मिलेगा ना।
या मेरा। अरे देखो लग रहा है। नीचे कर दो बस। क्या रह क्या तुम्हारा? अरे ये आपने ऊपर कर दिया था। ओ। सोनाली होती तो भी मैं हटा देता। बेचारे के साथ अत्याचार होता रहता है। मेरा तो बताइए। लिखा, जल्दी करो यार। पता नहीं कैसे लिख रही है। क्या है पैर से लिख रही है क्या? अगर हमने लिखते हो तो कुछ नहीं हम कर रही हूँ। अच्छा सही हटा देते हैं मेरे को सुनने में मेरी गलती थी मेरी गलती तो तेरी गलती है। तुझे मिल रही है एक्स्ट्रा प्रिविलेज मुझे नहीं देते हाँ दिखता है अब इस चार लड़ लो तुम लोग पहले। हाँ फालतू बोल रही है इसके बाद में लिखो कितना लिखो प्रिविलेज लिखो देगा। लिखो 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 लिखो। क्या लिख स्क्रॉल करो हो गया। तेरे तो वैसा कोई नहीं। सबका ही हो गया सब डर गए हैं। इसे ही पिटेगा। अभी तक मेरा अभी ना सर रुक जाओ मेरा छूट जा रहा है ऐसे। थोड़ा नीचे करो। अगर हम मुझे बोले कि आपने कर लिया है तो ना नीचे आओ। मैं डर रही हूँ। जल्दी करो से ये भी तो ऊपर हो जाएगा। फटाफट। सर ये रह गया मेरा। कोई बात नहीं, बाद में कर लूंगा। कल भी आपने ऐसे करा। चलो कर लो। जल्दी करने तो फिर ये भी ऊपर हो जाएगा। फेवरेट स्टूडेंट है, बात में उसका। और यार लोग मैं आपको फेवरेट है अभी तक मैं होगी ना तो आपको दिखाया भी नहीं। मुझे कौन सा दिखाती हूँ अबे चलना। जल्दी कर ले लाली। गाना गाना। इसकी टेक्निक ही गलत है, पहले पता है नीचे वाला लिख रही है। हाँ ओनली पहले कंप्लीट कर ले ऊपर वाला। करती है करती है। दिमाग ही नहीं है। डेफिशिएंसी ऑफ माइंड। क्या? Deficiency and defects. Defects. सर स्क्रॉल करना है। हम्म। स्क्रॉल ये क्या होता है? ऊपर करिए। हो गया यहाँ तक सबका? नहीं हुआ मेरा। हो गया। मैंने लेकिन सफर किया नहीं। कहाँ सफर कर रहे हो तुम? तो किसी ने मुझे पहले क्यों बना ली? हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ है ना। फिर दिन क्यों चाहिए तेरे को? अबे तो फॉर्म में लिखा तो है नालायक। उसमें जो ट्रांसफर वाली कंपनी का फोल्डर है ना जो। हाँ। मैंने वो भेजा तो है यार ग्रुप में, बेवकूफ इंसान। हाँ। उसमें देखो मिल जाएगा। हमारी बच्चे हैं उनको। सबर है।
नेहा जब तक लिखेगी नहीं तब तक क्या ओपन होगा। हो गया नेहा? तो शर्मा के भी उससे के थोड़ी ना पूछते हैं। ये पता था। केस तेरी समझ आया तुम्हारे? अच्छा लिखो फटाफट। जल्दी करो अंजलि, हटा दो फिर। निकाल दो। ये देखा है। तो पूरा चाहिए से बोल दे। हम्म। दोस्त तो तुम्हारी है। फिर बैग करना चाहिए मुझे। ये बात है, 3-3 बजे तक कौन जाएगा? चेक चेक। कल काम नहीं करना। ये सारी काम के लिए देंगे। हो गया? डाउट क्लियर हो गया तुम्हारे वो? हाँ हो गया। फिर मुझे ऐसे गंदे गंदे डाउट आते हैं उससे तो क्या है पूछती है। मुझे ना नींद भी नहीं आ रही। कंपनी वाली पढ़ रही थी। मुझे नींद आ रही है इसको देख के भी नहीं। तो कौन सी पढ़ ली थी? नहीं नहीं उसको देख के तो और नींद आ जाती। तो करो स्क्रॉल करो। कॉल कर दो करो करो। हो गया ना काम। हो गया? जैसे आपने लिख लिया टाइम वेस्ट। मेरी सारी में चल रही है रिकॉर्डिंग में। कोई बात नहीं रिकॉर्ड अभी तो बोलते हैं रिकॉर्डिंग तो मैंने देखनी ही उनको मैंने चिकनी बनी रहती है ना खाने में लोग बहुत मैं ट्रेन पे करो नहीं होगा। अरे भाई बस। वो बोलो। दोनों चुप हो जाओ तुम, बेवकूफ। हो गया? डन बेटा। तो ये हमने पढ़ा सेक्शन 140। क्या पढ़ा? 140 समझ में आया? पक्का? अब इधर देखो, क्या लिखा हुआ है? रेमन रेज। क्या लिखा बेटा? किसको दे रहे हो? सेक्शन 142। कहते हैं सेक्शन 142 ऑफ द एक्ट प्रिस्क्राइब दैट द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल बी फिक्स कहाँ करोगे? जनरल मीटिंग में, या फिर इन सच मैनर एज मे बी डिटरमाइन देन। ठीक है। फिर कहते हैं बोर्ड में फिक्स रेम्यूनरेशन ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, जो भी अपॉइंटेड किया गया है उनकी। कहते हैं ना फर्स्ट ऑडिटर के बारे में बताया था उनको। तो इन जनरल बेटा जनरल मीटिंग में डिसाइड होगा क्या? या फिर वो मैनर जो डिफाइन किया गया है मीटिंग में। ठीक है। और दूसरा बेटा, फर्स्ट ऑडिटर का रेमुनरेशन कौन फिक्स कर सकता है बेटा? बोर्ड फिक्स कर सकता है। ठीक है। कहते हैं द रेमुनरेशन विल बी इन एडिशन टू आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ऑडिटर इन कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ द कंपनी, बट does not include any remuneration paid to him for any other services rendered as per the request। सुनो, मान लो आपकी कंपनी का ब्रांच है अलग अलग जगह, अब ऑडिटर जा रहा है ना ऑडिट करने के लिए, तो पैसा खर्च करा ना जेब से,
तो वो जो एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा लग रहे हैं ना वो भी आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, रेमुनरेशन तो अलग है, बट ये जो एक्स्ट्रा पॉकेट एक्सपेंसेस आ रहा है वो भी देना पड़ेगा, बट उसके अलावा और कोई पैसा हम उसको नहीं दोगे। ठीक है, सिंपल है। और एक सेक्शन 144 ये पढ़ लेना अच्छे से, एक्चुअली मैं रीड ही कराऊंगा इसको। क्या है ये? ऑडिटर नॉट टू बी रेंडर्ड सर्टन सर्विसेज, जो कि प्रोहिबिटेड सर्विस, मतलब आप किसी भी प्रकार की नीचे लिस्टेड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। कैसे बेटा? कंपनी को। देखो, एन ऑडिटर शेल प्रोवाइड टू कंपनी ओनली सच सर्विसेज जो अप्रूव्ड करे हैं किसने, या फिर ऑडिट कमेटी ने, बट विच इज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग सर्विसेज, यानी कि नीचे दी गई सर्विसेज नहीं होनी। पहला, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग नहीं करोगे आप, इंटरनल ऑडिट नहीं करोगे आप, डिजाइन एंड इम्प्लीकेशन नहीं करोगे क्या बेटा, कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को, स्ट्रक्चरल सर्विसेज नहीं दोगे, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं दोगे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज नहीं दोगे, रेंडरिंग क्या बेटा, आउटसोर्स फाइनेंस सर्विसेज नहीं दोगे, मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करोगे, और भी कोई जो प्रिस्क्राइब करी गई है ये आप प्रोवाइड नहीं करेंगे। समझे? ये सिर्फ याद करने योग्य है चीज। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। मतलब सुनो, अब जरा ध्यान से सुनना कि ऑडिटर हम किसको अपॉइंट कर सकते हैं, कौन एलिजिबल है। दिस इज सेक्शन 141। भाई कौन कौन सा सेक्शन पढ़ लिया आपने? 139 पढ़ लिया ना, 140 पढ़ लिया, 142 पढ़ लिया, 144 पढ़ लिया। अभी क्या है? 141 है सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 क्या कहते हैं देखो। कहता है एक्ट प्रोवाइड द एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, जैसे कि ओनली कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो फर्म हो, है द मेजोरिटी ऑफ पार्टनर प्रैक्टिसिंग क्या होना चाहिए बेटा, भारत में आर चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। समझे? दूसरा, जहां पे फर्म इंक्लूडिंग क्या बेटा, एलएलपी इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, कहता है ओनली पार्टनर हु क्या बेटा, ऑथराइज टू एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ। समझ में आया? यानी कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंडिविजुअल है, राइट, या फिर जो फर्म आपने अपॉइंट करी है तो उसके जितने भी पार्टनर्स हैं सब क्या होने चाहिए बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए। और साइन करने के लिए ऑथराइज सिर्फ और सिर्फ कौन होंगे बेटा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वही। समझ में आया? बोलो। हाँ, तो यानी सीए के प्लेस पे आप किसी और को अपॉइंट। डिस्क्वालीफाई कौन कौन है? तो ये डिस्क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स हैं, हमें अगेन रूल 10 के हिसाब से पढ़ना है। पहला, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकती ऑडिटर एक्सेप्ट, ये पढ़ा था ना, पर अपने एलएलपी हो सकती है। दूसरा, कोई भी कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ कोर्स नहीं हो सकता। एनी पर्सन हु इज क्या, पार्टनर, या हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिसर या फिर एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी फर्म को अपॉइंट कर रहे हैं, अब उस फर्म का जो पार्टनर है ना, वो हमारी कंपनी के किसमें बेटा, एम्प्लॉयमेंट में है, या ऑफिसर है या एम्प्लॉय है, तो ऑफकोर्स उस फर्म को भी हम क्या नहीं कर सकते बेटा, अपॉइंट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? अगर अ पर्सन हो हिमसेल्फ, यानी कि खुद या उसके रिलेटिव या उसके पार्टनर होल्ड कर रहे हैं एनी सिक्योरिटी या इंटरेस्ट इन द कंपनी, उसके सब्सिडरी कंपनी में, होल्डिंग कंपनी में, एसोसिएट कंपनी में, या सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग में, तो भी भैया आप एलिजिबल नहीं हो। मतलब ना तो खुद आप और ना ही आपके रिलेटिव एनी होल्डिंग लिखा हुआ, बट इसका एक्सेप्शन है। हाउएवर, रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी या फिर इंटरेस्ट इन द कंपनी फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग कितना बेटा, 1 लाख रुपए। ठीक है, दिस शैल बी व्हेनेवर रेलेवेंट, सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ क्या बेटा, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल एंड अदर सिक्योरिटी। मतलब 1 लाख से ज्यादा की वैल्यू के शेयर आप परचेज नहीं कर सकते, किसी प्रकार का इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर सकते हो। समझ में आया? बट ये पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, ये वाला पॉइंट ध्यान सुनना। दिस शेल क्या लिखा हुआ है, wherever relevant be also applicable in case of company not having share कैपिटल या अदर सिक्योरिटी, से उस केस में भी एप्लीकेबल है। मतलब फेस वैल्यू से 1 लाख से ज्यादा का आपकी होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे सिक्योरिटी चाहे इंटरेस्ट। समझ में आया? भाई ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, अगला, इन इवेंट ऑफ क्या लिखा हुआ है, एक्वायरिंग एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट बाय रिलेटिव ऑफ द थ्रेशोल्ड प्रिस्क्राइब लिमिट, क्या कहता है बेटा, करेक्टिव एक्शन टू मेंटेन द लिमिट एज स्पेसिफाइड अबव शैल बी टेकन बाय ऑडिटर विद इन कितने दिन के अंदर। जैसा मान लो आप किसी कंपनी में ऑडिटर हो और आपके रिलेटिव ने उस कंपनी में इस फेस वैल्यू के ज्यादा शेयर क्या कर लिए, परचेज
कर लिए हैं, तो फिर आपको उसको सही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यानी कि आपको विद इन थ्रेशोल्ड लिमिट आना पड़ेगा कितने दिन के अंदर? 60 डेज के अंदर अंदर। समझ में आया? पक्का? अगला, अ पर्सन हु और हुज रिलेटिव पार्टनर इज इंडेटेड है किसको बेटा? कंपनी को, या उसकी सब्सिडरी कंपनी को, या उसकी होल्डिंग या एसोसिएट या फिर सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग इन एक्सेस ऑफ कितना बेटा? 5 लाख। वो एलिजिबल नहीं है, मतलब आपने उधार ना दिया हो जी, ना खुद और ना ही अपने रिलेटिव के जरिए, ना पार्टनर्स के जरिए, कंपनी को, उसके सब्सिडरी को, उसके एसोसिएट को, या फिर सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग को, तो 5 लाख रुपए से ज्यादा का लोन आपने ना दिया हो। समझ में आया? एक्सेस ऑफ 5 लाख लिखा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अ पर्सन हु, या फिर उसके रिलेटिव या उसके पार्टनर हैज गिवन क्या बेटा? गारंटी या प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन ऑफ कोई इंडेटनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन, कंपनी के बिहाफ में, उसके सब्सिडरी कंपनी के बिहाफ में, उसकी होल्डिंग और उसके एसोसिएट या फिर सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग, अगेन कितना? 1 लाख रुपए की वैल्यू से ज्यादा, अगेन नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। बेटा सुनो, प्लीज इसके ना शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेना। और ये कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है, इसमें बहुत टेक्निकल नहीं है ये, ठीक है। तो आपको ये शॉर्ट नोट जो बनाना है वो सिक्योरिटी नहीं होल्ड करनी है, कितना? 1 लाख से ज्यादा फेस वैल्यू। दूसरा, आपका लोन ना दिया हो 5 लाख से ऊपर, खुद ने, रिलेटिव ने या पार्टनर्स ने, ठीक है। या गारंटी सिक्योरिटी ना दी हो 1 लाख की वैल्यू से ज्यादा। समझ में आया? नहीं आया? आया? आगे देखो, अ पर्सन या फिर फर्म, वेदर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बिजनेस रिलेशन है किसके साथ? किसके साथ? किसके साथ? किसके साथ? तो भी आप क्या नहीं बन सकते बेटा? कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। बिजनेस रिलेशन मतलब shall constitute any transaction entered into a commercial purpose except commercial purpose या commercial transaction है which are in nature of क्या बेटा? professional services permitted, जो भी permitted है बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट के हिसाब से वो कर रहे हो तो अलाउड है। या commercial transaction which one ordinary course of business में हो रहा है कंपनी के साथ और कौन से आर्म लेंथ बेसिस पे हो रहा है तो ये भी अलाउड है। इसके अलावा कुछ भी अलाउड नहीं। समझे? या फिर अ पर्सन हुज रिलेटिव क्या है बेटा कंपनी में, या फिर एम्प्लॉयमेंट में है कंपनी में एज अ डायरेक्टर या फिर केएमपी, तो भी आप क्या नहीं हो सकते बेटा? ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते हो, ठीक है। अ पर्सन हु फुल टाइम क्या है बेटा? एम्प्लॉयमेंट कहीं और, या पर्सन और पार्टनर ऑफ फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज अ ऑडिटर इफ सच पर्सन या पार्टनर इज एट द डेट ऑफ सच अपॉइंटमेंट री अपॉइंटमेंट होल्डिंग अपॉइंटमेंट ऑडिटर मोर देन 20 कंपनीज, यानी कि मैक्सिमम कितनी कंपनीज में ऑडिटर बन सकते हो? 20 कंपनी में। कितनी कंपनी में? और 20 से ज्यादा कंपनी में नहीं हो सकती। जैसे मान लो एक्स पर्सन है, 20 कंपनी में ऑडिटर है, क्या 21 में बन सकता है वो? नहीं, वो भी कह रहा है डिस्क्वालीफाइड है। क्या बेटा? डिस्क्वालीफाइड। समझे? बट यहाँ देखो, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी अ पर्सन क्या लिखा हुआ है? इन एलिजिबल टू अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर इफ सच पर्सन या फिर पार्टनर एट द डेट ऑफ सच अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट होल्डिंग क्या लिखा बेटा? अपॉइंटमेंट ऑडिटर मोर देन कितना? 20 कंपनीज अदर देन ओपीसी, गवर्नमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, या प्राइवेट कंपनी जो कि क्या है बेटा हमारा, जिसका टर्नओवर लेस देन 100 करोड़ है, यानी कि 20 कंपनीज में ये काउंट नहीं हो। समझे? यानी कि मल्टीपल ओपीसी में ऑडिटर बन सकते हो, मल्टीपल स्मॉल कंपनी में ऑडिटर बन सकते हो, मल्टीपल गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर बन सकते हो, मल्टीपल उस प्राइवेट कंपनी में ऑडिटर बन सकते हो उसका टर्नओवर पेड ऑफिशियल कैपिटल कितना है बेटा? 100 करोड़ से कम है। बचा क्या? है ना? तो सब कुछ तुमने कवर ही कर लिया, पब्लिक कंपनी छोड़ दिया बस। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन हु हैज बीन क्या लिखा हुआ है? कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑन ऑफेंस ऑफ किसका बेटा? फ्रॉड। तो फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक वो क्या रहेगा बेटा? डिबर्ट रहेगा अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। अ पर्सन हु डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेंडर कर रहा है एनी सर्विस, कौन सा सेक्शन के हिसाब से? ये पढ़ा था ना हमने, प्रोहिबिटेड लिमिट है, तो उस केस में भैया आप ऑडिटर नहीं बन सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब यहाँ पर एक मीनिंग डिफाइन किया गया है किसका? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का। किसका बेटा? देखो, कहता है सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली शेल इंक्लूड रेंडरिंग सर्विस बाय, तो क्या लगा इन केस ऑफ ऑडिटर बीइंग इंडिविजुअल है, आइदर हिमसेल्फ या फिर उसके रिलेटिव या एनी अदर पर्सन कनेक्टेड या एसोसिएट विद सच इंडिविजुअल। आप जरा सुनो, वाइडर डेफिनेशन बना दी बेटा। क्या बोल रहे हैं, ध्यान सुनना। ऑडिटर बीइंग क्या है? तो या तो वो खुद, या तो अपने रिलेटिव के जरिए, या एनी अदर पर्सन कनेक्टेड। भाई कौन कनेक्टेड? दोस्त भी तो हो सकता है।
फैमिली फ्रेंड नेबर, जो हमसे कनेक्टेड है भाई, इसकी डेफिनेशन तो वाइड हो गई। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? एसोसिएट विद सच पर्सन, या थ्रू एनी अदर एंटिटी। कंपनी बना के कई लोग चालाक बनते हैं ना, हाँ। तो व्हाटसोएवर इन विच सच इंडिविजुअल हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या फिर कंट्रोल, हुज नेम और ट्रेडमार्क ब्रांड यूज कर रहा है वो इंडिविजुअल, तो भैया माना जाएगा कि आप ही सर्विस दे रहे हो कंपनी, आप ही क्या कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो, तो फिर आप ऑडिटर के लिए एलिजिबल नहीं होगे। या इन केस ऑफ ऑडिटर कौन है? तो फर्म या तो खुद, या तो अपने पार्टनर के जरिए, या फिर अपने पेरेंट के जरिए। पेरेंट जानते हो ना, पेरेंट मतलब जिसके एसोसिएशन में है, ठीक है, या फिर सब्सिडरी, या फिर एसोसिएट एंटिटी, या थोड़ा एनी अदर एंटिटी व्हाटसोएवर इन विच फर्म या पार्टनर फर्म हैज सिग्निफिकेंट कैपिटल इन्फ्लुएंस से कंट्रोल है, या उसका ट्रेडमार्क वगैरह यूज कर रहे हैं, तो भी अलाउड नहीं है। समझ में आया? हाँ। तो ये था बेटा हमारे पास डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट। अगेन प्लीज इसके नोट्स बना लीजिएगा, तभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 सबसेक्शन 4 ऑफ एक्ट, अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी incur any disqualification mentioned above, after his appointment, he shall vacate of his office as an auditor and vacancy deemed to be casual vacancy माना जाएगा और उस हिसाब से उसको फिल किया जाएगा। समझे? अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? राइट्स, ड्यूटी एंड लायबिलिटी। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? रीड करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे? रीड करेंगे, और पक्का रीड करेंगे, ठीक है, प्रॉमिस है, रीड करेंगे। हाँ, रीड ही करते रह जाओगे। पावर भी क्या करेंगे हम? रीड करेंगे सर, क्या करेंगे? रीड करेंगे सर, क्या करेंगे? रीड, और रीड अच्छे से करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आता ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट 141, सॉरी 143, 143। ये रीड नहीं करेंगे, ये हम रीड करेंगे, ठीक है। आप सुनो ध्यान से। सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट कहते हैं ऑडिटर शैल मेक अ रिपोर्ट टू मेंबर ऑफ कंपनी ऑन अकाउंट एग्जामिन बाय हिम एंड ऑन एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी लेड इन जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी। मतलब जो भी तुमने अकाउंट्स ऑडिट करे हैं, चेक करे हैं, तो उसके बेसिस पे अभी रिपोर्ट तैयार करोगे। क्या तैयार करोगे? और वो रिपोर्ट आप किसको दोगे? मेंबर्स को। कहाँ पे? एजीएम में। सी कहाँ पे? तो कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट शुड टेक इनटू कंसिडरेशन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। मतलब जो ऑडिट रिपोर्ट आप बनाओगे वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से बनाओगे। अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी फॉलो करोगे आप। मैटर विच आर रिक्वायर्ड टू विद दिस एक्ट रूल देयर अंडर एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 11 के हिसाब से जो जो तरीके बता रखे हैं वो सारे फॉलो होने चाहिए। समझ में आया? हाँ जी। तो कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट शुड, क्या लिखा हुआ है, स्टेट दैट द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज, सॉरी इस इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, एंड ही सेड अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन द स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड प्रॉफिट एंड लॉस कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड एज सच मतलब एक्सेट्रा। मतलब जो भी ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हो उसमें आप क्या बोलोगे? कोई ऑडिटर ना ऑडिट कर रहा है किसके बेसिस पे? वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज जो उसको कहाँ से मिली है? कंपनी से। और वो उसी के बेसिस पे अपना व्यू उस पे क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा। समझे ना? फिर वो ट्रू ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 लेट डाउन द ऑडिटर रिपोर्ट शैल आल्सो स्टेट अदर डिटेल्स। अब बाकी चीजें भी बताओगे आप, जैसे एक तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दूसरा देखो क्या लिखा, whether he has sought or obtained all information and explanation। मतलब ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली आपको, वो सोर्स बताओगे। क्या बताओगे? वेदर हिज ओपिनियन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिक्वायर्ड बाय लॉ हैव बीन केप्ट बाय कंपनी। मतलब कंपनी के हिसाब से अपने लॉ वगैरह फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कौन सा सेक्शन बेटा? 128, 129 के हिसाब से अपने प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन कर रखे हैं या फिर नहीं कर रखे हैं? वेदर ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करी है किसी और व्यक्ति ने, नहीं, वो बताओगे आप। वेदर कंपनी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस डेल्ट विद द रिपोर्ट ऑफ एग्रीमेंट्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट, जो भी रिटेन्स वगैरह करे गए हैं, ठीक है। वेदर ओपिनियन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कंप्लाई किया है कि नहीं। मतलब सिंपल सी बात है। आप यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? वो सारे पैरामीटर देख रहे हो जो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, और वो अपनी रिपोर्ट में बता रहे हो कि कंपनी ने इन पैरामीटर्स को फॉलो किया है या फिर नहीं। देखो, कहते हैं तो ऑब्जर्वेशन कमेंट्स जो भी ऑडिटर का रहा है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए, वो आप इसमें बताओ कि अगर कोई एडवर्स कमेंट है तो। वेदर एनी डायरेक्टर जो डिस्क्वालीफाई तो नहीं है अपॉइंटमेंट को लेके, वो बताओगे आप,
ठीक है। वेदर क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन एडवर्स मार्क रिलेटेड टू मेंटेन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ दिक्कत है, कुछ क्वालिफिकेशन आपको देना है, कुछ एडवर्स मार्क देना है, तो वो दोगे आप। वेदर कंपनी एडवोकेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कंपनी ने मेंटेन किया है या फिर नहीं किया, ये सारी चीजें आप उसमें क्या करोगे बेटा, डिस्क्लोज करोगे। अगेन सिर्फ इसको रीड आउट ही करना है बेटे। क्या लिखा हुआ है सेक्शन 143, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल नॉट अप्लाई इन प्राइवेट कंपनी, किसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं बेटा? वो कौन सी जो ओपीसी है या फिर स्मॉल कंपनी है, या फिर जिसका टर्नओवर कितना है बेटा, 50 करोड़ से कम है एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसके एग्रीगेट लोन्स कितने बेटा, 25 करोड़ से कम है, उसके ऊपर ये वाला पॉइंट अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। रूल 11 क्या कह रहा है? प्रिस्क्राइब दैट ऑडिटर रिपोर्ट शेल इंक्लूड द व्यू एंड कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर फॉलोइंग। भाई एक बार इसको रीड कर लें। 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई। ठीक है, ये पूरा एक बार रीड कर लेना इसको, ठीक है। कारो क्या लिखा हुआ है? हालांकि कारो बहुत सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। कारो मतलब कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑर्डर 2020, ये रिसेंटली आया था बेटा कारो के रिगार्डिंग रूल्स। अब यहाँ पे कुछ कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। एमसीए नोटिफाई करता है कारो, कारो बोलेगा इसको शॉर्ट में, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एलिजिबल कंपनीज फॉर फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर ऑफ 1 अप्रैल 2021। मतलब 2021 के बाद जितने भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनेंगी, ऑडिटर रिपोर्ट्स बनेंगी, वो किसके हिसाब से बनेंगी बेटा? कारो के हिसाब से बनेगी। ठीक है, बट कारो 2020 विल एप्लीकेबल टू ऑल कंपनी इंक्लूडिंग क्या बेटा, फॉरेन कंपनी, बट एक्सेप्ट कौन सी कंपनी, कौन सी कंपनी, कौन सी कंपनी, कौन सी कंपनी, कौन सी, स्मॉल कंपनी एंड सर्टेन प्राइवेट कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं। तो कहते हैं दिस ऑर्डर स्टेट दैट एवरी रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर्स अंडर सेक्शन 143 मस्ट कंटेन द मैटर क्या बेटा, क्लॉज 21, ठीक है, स्पेसिफाइड इन पैरा 3 एंड अकॉर्ड रीजन द अनफेवरेबल एंड क्वालिफाइड आंसर स्टेटेड इन पैरा 4 ऑफ कारो 20। ठीक है, कारो के हिसाब से रिपोर्टिंग करनी है, बट कुछ कंपनीज को इसमें से क्या कर रखा है, एग्जाम्प्ट किया हुआ है। कारो विल नॉट अप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू ऑडिटर रिपोर्ट, कौन सा बेटा, एक्सेप्ट अगर पैरा 3 ऑफ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क बाय द ऑडिटर इन कारो रिपोर्ट, कहते हैं ऑर्डर ऑफ 20 एलोबरेट करेगा ऑन ऑल मैटर विच आर इंक्लूडेड ऑडिटर रिपोर्ट्स वेर इन द फॉलोइंग डिटेल सब्जेक्ट टू द डिस्क्राइब। ठीक है, पहला, कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रखे हैं, नहीं कर रखे हैं। दूसरा, क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड सिचुएटेड प्रॉपर्टी, मतलब जो आपने बुक्स में लिखे हुए हैं वो चीजें एक्चुअल में है भी। फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। डिटेल ऑफ टाइटल डीड्स, है ना, रिवैल्यूएशन जो प्रॉपर्टी के कर रहे हो उसमें चेंज मोर देन अगर 10% आ रहा है तो वो बताओगे। डिटेल प्रोसीडिंग अगेंस्ट कंपनी के अगेंस्ट कोई डिटेल प्रोसीडिंग चल रही है क्या, फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे। उन रीजनेबल इंटरनल प्रॉपर ट्रीटमेंट करोगे किसका बेटा, जहाँ पे 10% से ज्यादा का चेंज आ रहा है। ठीक है, क्वार्टरली रिटर्न क्या कंपनी ने फाइल करी है कि नहीं करी है। डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, डिटेल ऑफ पेमेंट जो पर्टेनिंग टू डिस्प्यूटेड है वो जीएसटी के रिगार्डिंग, या फिर डिटेल ऑफ डिफॉल्ट अगर कुछ किया है तो फंड रेज का प्रोसेस क्या है, राइट, कोई फ्रॉड अगर किया गया है तो ये सारी चीजें आपको इसमें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। समझे? खत्म, खत्म, खत्म। सेक्शन 143, कितने सेक्शन हो गए, 139, 140, 141, 142, 143, 144, उसके बाद 145 नहीं बढ़ा, 146 नहीं बढ़ा, 147 नहीं बढ़ा, 148 नहीं बढ़ा। ओके, अब आता है सर 148, क्या है? कॉस्ट ऑडिट। भाई जो भी ये ना हर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। कॉस्ट ऑडिट का मतलब क्या है, कॉस्टिंग के ऑडिट कराना। कॉस्टिंग ऑडिट कौन कराएगा, वो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में है। देखो, कंपनी इंगेज है किसमें बेटा, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एक्टिविटीज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन पर्टिकुलर रिलेटिंग टू क्या बेटा, यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल्स, लेबर एंड अदर आइटम ऑफ कॉस्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज, दीज आर नोन एज क्या बेटा, कॉस्ट रिकॉर्ड। तो कहते हैं इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इज ओपिनियन दैट इज नेसेसरी टू डू सो, इट मे बाय ऑर्डर डायरेक्ट करता है किसको बेटा, audit of cost record of the class of the company which are cover under section 148 subsection 1 of this act, जिसकी नेटवर्थ कितनी होगी बेटा, अमाउंट एज मे प्रेस्क्राइब, का टर्नओवर कितना होगा जो भी प्रेस्क्राइब है, शेल बी कंडक्ट कॉस्ट ऑडिट। क्या करना पड़ेगा आपको,
कॉस्ट ऑडिट, अब कॉस्ट ऑडिट बेसिकली, कॉस्ट ऑडिटर होता कौन है, सीएम में। हाँ। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, क्या बोलते हैं इसको। ऑफ कोर्स। देखो, कैटेगरी ऑफ कंपनी स्पेसिफाइड रूल 3 अभी हम पढ़ेंगे, जिसमें थ्रेशोल्ड लिमिट लेट डाउन कॉन्सेप्ट रूल 4 में विद इन 180 दिन के अंदर फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा क्या बेटा, कॉस्ट ऑडिटर, कितने दिन के अंदर, 180 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कहते हैं फर्दर, बिफोर सच अपॉइंटमेंट इज मेड रिटर्न कंसेंट लोगे किससे आप, कॉस्ट ऑडिटर के, उसके अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग और सर्टिफिकेट ऑब्टेन करोगे कि वो क्या है बेटा। ठीक है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड शेल सबमिट अ सर्टिफिकेट, पहला कि इंडिविजुअल होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए, द केस में भी एलिजिबल टू अपॉइंटमेंट एंड नॉट डिस्क्वालीफाई फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर। ठीक है, यानी कि आप डिस्क्वालीफाई नहीं है, इंडिविजुअल हो सकता है, फॉर्म हो सकता है, एज में जो सेटिस्फाई करेगा क्या बेटा, जिसने सेक्शन 141 की सर्विसेज फुलफिल करी हो। ठीक है, प्रपोज अपॉइंटमेंट विद इन अ लिमिट लेट डाउन बाय द और अंडर द अथॉरिटी ऑफ एक्ट। ठीक है, अगला, लिस्ट ऑफ अगर कोई प्रोसीडिंग आपके ऊपर चल रही है तो वो भी आप इसमें इन्फॉर्म करोगे। ठीक है, और 180 दिन के अंदर अंदर आपको क्या कर देना है बेटा, अपॉइंट कर देना है। बोलो बच्चों। और एक फॉर्म फाइल होगा, कौन सा, CRA 2, कौन सा फॉर्म बेटा, CRA 2, और जो भी फीस वगैरह है वो आपको उसमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, 180 दिन के अंदर अपॉइंट हो जाएगा। अब आगे देखो, एवरी कॉस्ट ऑडिटर जो कंडक्ट करता है ऑडिट इन द कॉस्ट रिकॉर्ड का कंपनी में, एक सबमिट करेगा क्या बेटा, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट अलोंग विद हिज और इट्स रिजर्वेशन क्वालिफिकेशन ऑब्जर्वेशंस, कौन सा फॉर्म बेटा, CRA 3 में। ठीक है, कॉस्ट ऑडिटर शेल फॉरवर्ड हिज ड्यूली साइंड रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विद इन कितने दिन के अंदर, 180 फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, एंड रिपोर्ट रिलेटिंग टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल कंसीडर एंड एग्जामिन द रिपोर्ट, पर्टिकुलरली यानी रिजर्वेशन या फिर ऑब्जर्वेशन कुछ है तो उसको क्या करेंगे बेटा, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, एवरी कंपनी जो कवर्ड है इसमें विद इन 30 days फ्रॉम द क्या बेटा, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉपी ऑफ कॉस्ट, जो भी आपको ऑडिट रिपोर्ट मिली है, फर्निश करेगी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सच रिपोर्ट ऑन फुल इन्फॉर्मेशन के साथ, कौन से फॉर्म में, CRA 4 में। ठीक है, कहते हैं कंपनीज विच हैव गॉट एक्सटेंशन, अगर आपको एक्सटेंशन मिल रही है किसमें बेटा, सेक्शन 96 में, तो आप में फाइल कर सकते हो क्या बेटा, CRA विद इन रिजल्टेंट एक्सटेंशन, वो एक्सटेंशन के हिसाब से आपका टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया, पक्का। तो ये रिमूवल ऑफ कैजुअल वैकेंसी नॉर्मली है, देखो क्या, कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन में रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर थ्रू बोर्ड रेजोल्यूशन आफ्टर गिविंग द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, एंड कॉस्ट अकाउंटेंट को आप रीजन बताओगे रिमूव करने का। ठीक है, और कौन से फॉर्म में इंटीमेशन दे दोगे, किसको इंटीमेशन दोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, रिमूवल ऑफ कॉस्ट ऑडिटर वो पढ़ लिया आपने ऑलरेडी। रेमुनरेशन एक बार देख लीजिएगा, ये तो पढ़ लिया आपने। CS को अपॉइंट करना होता है, सेक्रेटरी ऑडिटर। अच्छा, एक कौन सा बता देता हूँ आपको, नहीं नहीं अभी 148 का बता देता हूँ ना। ये तो पढ़ लिया था हमने सारा।
सेक्शन 105 में 104 105 204 204 सॉरी सर 204 क्या बोल रहा हूँ ये इंटरनल ऑडिट करा चुका हूँ क्वालिटी। हाँ तो चैप्टर खत्म हो गया है बस एक पॉइंट लिख लो। सबके ड्राफ्ट में सेम होता है। हम्म, क्या ड्राफ्टिंग मतलब? वही रिजॉल्व रहेगा। हर चैप्टर के लास्ट में। रेजोल्यूशंस ना। हाँ लिखो जरा। कहते हैं जी एवरी कंपनी, ठीक है, गेट कॉस्ट रिकॉर्ड ऑडिटेड, ठीक है, जिसका ओवरऑल एनुअल टर्नओवर, क्या बेटा, ओवरऑल एनुअल टर्नओवर ऑफ कंपनी फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे क्या बात करें मैडम? सभी प्रोडक्ट से आपके जो एनुअल टर्नओवर है सर्विस जो भी है मतलब, एंड दिस इज इमीडिएटली विजिट इन फाइनेंशियल रुपीज 50 करोड़ और मोर, 50 करोड़ और मोर एंड एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट 25 करोड़ एंड एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, इंडिविजुअल प्रोडक्ट से आपका ये हो 25 करोड़ और मोर। ठीक है, ये उन कंपनी की बात कर रहा है जो आइटम ए में स्पेसिफाइड, किसमें स्पेसिफाइड है, और एक है यहाँ पे आइटम बी। तो कहते हैं एवरी कंपनी जो आइटम बी में स्पेसिफाइड है, किसमें स्पेसिफाइड है बेटा, इसको भी कॉस्ट रिकॉर्ड को ऑडिट कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? कॉस्ट ऑडिटेड, बट इसकी भी कंडीशंस हैं। पहला, टर्नओवर, इसका ओवरऑल टर्नओवर जो होना चाहिए, एनुअल टर्नओवर, दिस इज फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो भी हैं आपकी, ठीक है, ड्यूरिंग इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर दैट इज रुपीज 100 करोड़ और मोर, और इंडिविजुअल से आपका होना चाहिए 50 करोड़। इंडिविजुअल प्रोडक्ट से आपका जो टर्नओवर हो वो होना चाहिए 50 करोड़ और मोर। तो ऐसी कंपनीज को क्या कराना पड़ेगा बेटा? कुछ नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है, याद रखना आइटम ए और आइटम बी, ठीक है। आइटम ए में कितना है बेटा ओवरऑल टर्नओवर? 100 करोड़ और उससे ज्यादा, है ना? आप बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इंडिविजुअल के केस में कितना है? 50 करोड़ उससे ज्यादा। और अगर आइटम ए की बात करें तो 50 करोड़ और उससे ज्यादा ओवरऑल, और इंडिविजुअल से कितना? 25 करोड़ और मोर। तो ऐसी कंपनी को क्या कराना पड़ेगा बेटा? कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा, ठीक है। क्या कराना पड़ेगा बेटा? कॉस्ट ऑडिट किससे? कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट से, दैट इज सीएमए, ठीक है। बेटा ऑडिट रिपोर्ट के साइनिंग को लेके बता चुका था, कौन साइन करता है? 145 साइनिंग को लेके ये सेक्शन, ठीक है। और 146 है बेटा कि जो ऑडिटर है वो जनरल मीटिंग में क्या करेगा? रिटेन करेगा, ठीक है। और 147 है पेनल्टी को, लिख लो नालायक को, देखो। लिखो। 145 ये है साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को लेके,
145 साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, वो बता चुका हूँ ऑलरेडी कौन साइन करेगा। हाँ जी, बताया था ना। हाँ। इंडिविजुअल ऑडिटर तो वो खुद ही साइन करेगा, फर्म है तो वो पार्टनर जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इन इंडिया में है वो साइन करेगा, बताया था ना। हाँ, 146 लिख लो। ऑडिटर अटेंड एजीएम, ऑडिटर मस्ट अटेंड एजीएम। तो अब क्या अटेंड करोगे बेटा, एजीएम अटेंड करना मस्ट है आपके लिए। 146, ठीक है, और 147 में पनिशमेंट डिफाइन करा गया है अगर कॉन्ट्रवेंशन आपने किया है तो, And पेनल्टीज, ठीक है। तो इसके साथ बेटा हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया।